नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हम जैसा कि आपको पता है, विगत 12 जनवरी से हम युवा चेतना पखवाड़ा चला रहे हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर युवाओं में चेतना के स्वर जो है, चेतना के नूतन स्वर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ में हैं तबले की पीएचडी मैम रुचि रानी मैम, और जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आइए चलते हैं रुचि रानी मैम के पास और जानते हैं उनका परिचय। उससे पहले मैम, आपका हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने परिचय के बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रुचि रानी गुप्ता, मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद मेन कैंपस से संगीत में, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में पीएचडी की उपाधि सन 2022 में प्राप्त हुई है और संगीत विषय, शास्त्रीय संगीत विषय में ही यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद इंटरव्यू होता है 2 साल के बाद, पीएचडी में एनरोलमेंट के बाद एसआरएफ भी मुझे प्राप्त हुआ। और वर्तमान में मैं आईसीसीआर सांस्कृतिक मंत्रालय से भारत में एकमात्र तबला वादन के विषय में मेरा चयन हुआ है, जिसपे मेरा विषय है तबला वादन के चक्करदार बंदिशों का गणितीय विश्लेषण। इस पर मेरा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है जो 2025 में पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त मैं एक एकेडमी का भी संचालन कर रही हूँ, तालवाद्य एकेडमी। तालवाद्य एकेडमी इसलिए कि तालवाद्य की मैं स्पेशलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जैसे खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, भातखंडे विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, और प्रयाग संगीत समिति जो कि सन 1925 की काफी पुरानी है। इन सब जगहों से मुझे एग्जामिनरशिप प्राप्त है, पेपर सेटर भी हूँ मैं। यह सब सांगीतिक योगदान मैं दे रही हूँ। इसके साथ ही मैं लखीमपुर खीरी अपने उत्तर प्रदेश में तबला की क्लासेस भी चलाती हूँ, जिसका एफिलिएशन है सुर भारती संगीत कला केंद्र कलकत्ता से, जिसमें प्रथम वर्ष से लेकर के 8 साल का पूरा ये होता है। कुछ बच्चे 6 साल का ही करते हैं और कुछ बच्चे अदर सब्जेक्ट में विशेष रुचि होने के कारण मिनिमम 1 ईयर का करते हैं। तो ये जो 8 साल का कोर्स है, इसको करने के बाद आप उसको संगीत विभूषण कह सकते हैं या संगीत निपुण कह सकते हैं, संगीत प्रवीण कह सकते हैं। ये सभी संस्थानों में नाम अलग हैं। जैसे भातखंडे में अलग नाम है, तो समिति में अलग है, और कलकत्ता में अलग है। तो सबकी वैल्यू जो है वो सेम है। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगी कि मैंने 8th ईयर का जो डिप्लोमा किया प्रयाग संगीत समिति से, जिसका नाम है संगीत प्रवीण, वो मैंने किया था सन 2009 में, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके लिए मुझे उस समय बीएल जोशी जी जो राज्यपाल थे, उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और उसी समय से मेरी बहुत रुचि हो गई थी तबला वादन में, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन से उस समय ज्यादा ही मिला था। और रुचि तो शास्त्रीय संगीत में बचपन से थी, जब मैं समझती भी नहीं थी। तो और आप जैसा बताइए, मैं पूछते जाइए, मैं बताऊंगी। जैसा कि आपने सुना रुचि मैम की तबला वादन में रुचि, तो मैम हम जानना चाहेंगे शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? सर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संगीत प्रवीण में ऑल इंडिया रैंक पे प्रथम स्थान प्राप्त जिस सन में मैंने किया था, उसके बाद मेरी रुचि बहुत बढ़ गई। वहीं से मेरी एंट्री आई रियल मायने में, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुजी थे हमारे राधे श्याम गुरुजी,
कोई डाउट नहीं है, निसंदेह उन्होंने बहुत अच्छी तबला वादन की शिक्षा मुझे दी और मुझे बहुत प्यार भी करते थे। मैं नहीं रही लखीमपुर में करीब 11 से 12 वर्ष तबले के लिए ही, तो हर इंसान मुझे जानता था उन्हीं की बदौलत। वो बड़े गर्व से मेरा नाम लेते थे, ऐसा लोग मुझे बताते थे। और मैं जब भी आती थी, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस लखीमपुर में है, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझसे मिलने आते थे, नहीं तो मैं मुझसे उनसे हमेशा मिलने जाती थी। तो इस तरीके का हमारा गुरुजी से रिलेशन था। फिर जब मैंने टॉप किया ऑल इंडिया लेवल पे, उस समय मैंने 2008 में शुरू कर दिया था। लखनऊ में भातखंडे के एचओडी थे डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी से सीखना। शुरुआत में मैंने वीकली जाना शुरू किया, बहुत असुविधा महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने शुरू किया वहां रुक कर सीखना। 2008 से मेरी शिक्षा शुरू हुई तबला वादन की, दूसरे शहर में रुक कर सीखने से थोड़ी ये हुआ, जो मालूमात थी यहाँ पे जितनी थी गुरुजी ने दी थी वो काफी नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। बहुत कुछ करना चाहती थी मैं, मन में बहुत उत्साह था, उम्र भी कम थी उस समय मेरी, बहुत उत्साह भी था और मेहनत करने की इच्छा बचपन से ही बहुत थी। माता पिता का ये आशीर्वाद था कि जो भी कार्य करना है, सिर्फ तबला ही नहीं, पढ़ाई करनी है तो वो भी बहुत अच्छे से करनी है, हर चीज अच्छे से करनी है, ये एक गॉड गिफ्ट भी है, ये मैं मानती हूँ। तो वहीं से मेरे अंदर जब मैंने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया तो मुझे एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई, सुखद अनुभूति हुई कि मुझे बहुत अच्छा करना है और भी अच्छा करना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है वो मुझे करना है। तो मैं लखनऊ तबला घराना के उस्ताद हैं जो लेटेस्ट प्रतिनिधि कलाकार हैं उनसे मिली, और वो उच्च श्रेणी के तबला वादक हैं लखनऊ तबला घराने के, उनसे मैंने 6 वर्ष तक तबला वादन की शिक्षा प्राप्त करी। वहीं से मेरे अंदर जो एक स्टूडेंट वाला जो गुण था वो परिवर्तित हो गया कलाकार के रूप में। उस सन 2009 या 10 के बाद ही समझ लीजिए मैंने मंचों पे अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू किया। और इसमें काफी चीजें होती हैं तबले में, केवल तबला बजाना ही एक चीज नहीं है जो कि लोग सोचते हैं कि गाने के साथ तबला बजा लिया। तबला एक अपने आप में बहुत वृहद विषय है, उसकी जानकारी मैंने धीरे धीरे प्राप्त करी, लोगों से मिली। भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उस समय, अभी तो यूनिवर्सिटी है, संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया है। वहां जा करके सभी एक्सपर्ट से मिलना और सबसे बात करना कि कैसे क्या हो सकता है, और काफी लोगों ने मुझे मदद भी करी। उस्ताद का बहुत अच्छा लखनऊ में एक वर्चस्व है जिसके कारण, और बहुत अच्छे कलाकार हैं, नेचर भी बहुत अच्छा था, तो उनके जरिए मुझे बहुत हेल्प मिली। काफी लोगों ने मुझे मदद करी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसी में अपने शिक्षा प्राप्त करी, इसमें मैं आगे बढ़ी। और हालांकि मैंने संगीत साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है लखीमपुर खीरी से ही प्राइवेट, क्योंकि उस समय संगीत प्रवीण भी चल रहा था हमारा, तो मैंने प्राइवेट किया था और मेन फोकस हमारा तबले पर ही था। तो आप सुन रहे थे रुचि मैम के संघर्ष भरे सफर को। तो मैम, शास्त्रीय संगीत जीवन की साधना है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, शास्त्रीय संगीत निसंदेह साधना है, तपस्या है। यह बिना तपस्या के पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आनंद लिया जा सके। जब हमारी तबला वादन की शुरुआत हुई थी बाहर जाकर के, तब मैंने देखा लोग सारी चीजों को साइड करके वो 8 घंटे का मोटिव रख रहे थे रियाज का। उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मैं 1 घंटा घड़ी देखती थी और कैसे पूरा होगा, तो 1 घंटा मुझे बहुत लगता था। फिर किसी तरह यही लखीमपुर में मेरा बना हुआ था 3 घंटे रियाज का। हमारे बगल में भी एक संगीत विद्यालय चलता था, स्वर संगम, राजकुमार तिवारी जी, जिनको मैं बाबा कहती थी, बहुत प्यार करते थे, कहते थे इतना रियाज करती हूँ, क्योंकि वो गाने की विशेष रुचि रखते थे और गाने के शिक्षक थे, गायन में उनका स्पेशलाइजेशन था। वो कहते थे थोड़ा समय गायन को भी दो, लेकिन मेरा ही तबला वादन की ओर विशेष झुकाव था। तो 3 घंटे तो हमारा उसी समय से था। लेकिन मैंने वहां देखा लखनऊ जाकर के कि कुछ लोग दिन रात एक कर रहे हैं। वहां के भातखंडे के विश्वविद्यालय की जो हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें मैं रही, देख रही हूँ 12 रात का बज रहा है या 2 बज रहा है, सुबह का 4 बज रहा है या दोपहर का 2 बज रहा है, हर वक्त तबला बज रहा है।
तो वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे ये एक कंपटीशन की भावना मेरे अंदर थी ही, वो जन्मजात थी कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं और अच्छा करूंगी, बेहतर करूंगी। तो मैंने भी बनाया कि मुझे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई हैव टू डू और आई शुड डू। तो मुझे लगा कि मुझे करना ही है हर परिस्थिति में। तो मैंने भी शुरू किया। 8 घंटे का बहुत मुश्किल था कि 8 घंटे पूरे कर पाना। स्थिति ये होती थी कि लड़कियों की वैसे भी जो हाथ होते हैं, जो भी स्किन होती है थोड़ी मुलायम भी होती है। लड़कों का भी हाल ये था, लड़के भी थे हमारी कक्षा में, तो जो हाथ की उंगलियां थी वो फट जाती थी, अंदर का मांस दिखता था और तबले पे हाथ रखते ही एक अजीब सी अनुभूति होती थी दर्द की, कि मतलब हाथ रखना मुश्किल था। उस स्थिति में मैंने बैंडेड लगाकर तबला बजाया है और उसका परिणाम ये रहा कि मैंने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया और एमए में मेरा 81.10% आया। और सभी लोग मुझे आज लखनऊ हो या इलाहाबाद हो, बनारस हो या फिर कोलकाता, तो वहां पे तबले के क्षेत्र में जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं। और रियाज देखिए, जहाँ की आपने साधना की बात करी, तो 8 घंटे, ये 8 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हैं तो भी आप 8 घंटे से ज्यादा क्या ही पढ़ाई करेंगे। 8 घंटे भाई आपका फिजिकल है तो मेंटल तो आपको ऑल टाइम करना ही पड़ता है। वही चीज तबले में थी, अगर 8 घंटे आपने फिजिकल रियाज किया तो मेंटल भी आपको करना है। आप सोते जागते कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताल लगाना है। जिस स्पीड में, जिस लय में आप बोलों को बजा रहे हैं, उस लय में आपको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, मुंह से पढ़ंत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बजा नहीं पाएंगे। तो वो पढ़ना निरंतर चलता रहता था। दिन रात हमारा उसी में बीता है, तबले की दुनिया में ही। और वो दुनिया मुझे इतनी अच्छी लगी और बड़ों का आशीर्वाद था और मेहनत करने का जज्बा था, जो मैं कर सकी आप लोगों के आशीर्वाद से। और अभी आज की डेट में भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है साधना का कि इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। इसको निरंतर करना होगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ करती रहूंगी। और जितने भी कलाकार हैं, उच्च श्रेणी के हैं या ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी ग्रेड हो उनका, या कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको ग्रेड नहीं भी मिला है, बहुत अच्छा वादन कर रहे हैं या गा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, सभी साधना में लगे हुए हैं। बिना साधना के यह संभव ही नहीं है। यह एक साधना है, तपस्या है शास्त्रीय संगीत। मैम, जैसा कि हमने बताया कि युवा चेतना पखवाड़े के तहत आपको आमंत्रित किया गया है आज, तो और आप शास्त्रीय संगीत में अच्छी रुचि भी रखती हैं मैम, तो आप उसकी साधक भी हैं और आराधक भी हैं। तो हम मैम जानना चाहेंगे, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति को कौन आगे ले जाएगा? आजकल के युवा ही ले जाएंगे। युवाओं को बहुत अच्छा स्कोप है इसको सीखने का, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न था। बहुत लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो पाएगी। देखिए, तबला वादन हो या संगीत गायन हो, शास्त्रीय अथवा नृत्य की कोई भी विधा हो, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथक, कुछ भी हो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ, अगर युवा सीखते हैं तो वह इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर कैसे बना सकते हैं? इसके भी 3 रास्ते हैं। एक तो आप संगीत शिक्षक बन सकते हैं, दूसरा आप कलाकार बन सकते हैं, तीसरा आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छी ऑर्केस्ट्रा में भी इन्वॉल्वेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कलाकार बनने के लिए तो आपको बजाने और गाने और रियाज की आवश्यकता है, वो आपको टीचर के लिए भी है। लेकिन शास्त्र पक्ष पे आपको विशेष ध्यान देना होगा और आपको इसमें एमए, पीएचडी के बाद डीलिट वगैरह सभी की शिक्षा इसमें दी जा रही है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर में है और छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भातखंडे है, बहुत जगह हैं जहाँ पे संगीत की शिक्षा दी जा रही है। आप लोग पहले आपको 9th से लेना पड़ेगा शास्त्रीय संगीत एज ए विषय में, सब्जेक्ट आपको लेना होगा 9th, 10th, 11th, 12th। अगर आपने नहीं लिया है तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। इसकी शर्त ये है कि आपको डिप्लोमा करना होगा 6 ईयर का मिनिमम।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विभिन्न संस्थान हैं हमारे यहाँ। लखीमपुर में भी यह सुविधा है, कलकत्ता से एफिलिएशन है, आप वहां से भी कर सकते हैं, किसी भी संस्थान से कर सकते हैं आप। 6 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन आपका म्यूजिक से हो तो आप एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय और आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा भी बहुत से हैं, वैकेंसी आती रहती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप एक संगीत शिक्षक का पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें और भी आगे जाना है, संगीत शिक्षक की भी श्रेणियां होती हैं जो, यानी कि आपको प्रोफेसर बनना है या आपको लगता है कि मैं और उच्च क्लास कक्षाएं ले सकता हूँ, आगे मतलब मुझे जाना चाहिए, संगीत शिक्षा में भी कई श्रेणियां होती हैं, तो उसके लिए आपको यूजीसी से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा शास्त्रीय संगीत में। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी जो युवाओं को हमारे जानने की बहुत आवश्यकता है, हमारे बड़े भी जो हैं सभी को ये मैं अवगत कराना चाहूंगी। देखिए, शास्त्रीय संगीत का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। शास्त्रीय संगीत केवल तबले से या केवल गाने से नहीं होता है, ना ही डांस से। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश से संगीत बनता है। संगीत में जनरली मैंने सुना है यहाँ लखीमपुर में विभिन्न संस्थाओं में मुझे बुलाया जाता है, प्रतियोगिताएं होती हैं निर्णायक के रूप में या चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि, तो उसमें मैं जरूर बताती हूँ और मुझे जहां भी अवसर मिलता है बताती हूँ। संगीत है क्या उसको जाने समझें, यह हमारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत अब जब आप सीखेंगे तो जो बच्चे गाना चाहते हैं कि हमें सारेगामापा में जाना है या हमें डांस इंडिया डांस में जाना है, वो उसी से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है इन सब डांस की, ये जो डांस करते हैं, ये सारा सब कुछ, ये जो हमारे दुनिया भर के जितने भी गाना है वो हमारे सारेगामा पाधा नी, ये 7 स्वरों से ही जुड़े हुए हैं। इन 7 स्वरों पर ही सारे गाने बने हैं। जो भी गाने हैं वो हमारे शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो या लाइट म्यूजिक हो, सभी गाने हमारे शास्त्रीय संगीत से ही उत्पन्न हुए। जो भी गाना होगा हमारा, आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी कुछ अपलोड किया गया है कि कोई ना कोई गाना किसी ना किसी राग में निबद्ध होगा। तो इस तरीके से आपको ये जानना सबसे युवाओं को जरूरी है कि शास्त्रीय संगीत है क्या, तभी तो वो रुचि उत्पन्न होगी। अगर मैं न जानती ना बचपन में कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है, मैं डिप्लोमा करके यहाँ बैठ जाती, लेकिन मुझे विशेष रुचि थी और मैं बाहर गई तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मेरी ये विशेष इच्छा रहती है, इसीलिए मुझे जहां भी अवसर मिलता है मैं जरूर जाती हूँ लखीमपुर, क्योंकि लखीमपुर मेरा बर्थ प्लेस भी है और मेरी जो है शादी भी यही हुई है। मुझे बहुत लगाव है यहाँ से। मैं चाहती हूँ जितने युवा हैं वो जरूर जाने कि शास्त्रीय संगीत क्या है और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है। इसे संरक्षित संवर्धित आप ही लोग करेंगे, तो इसलिए आप जाने कि शास्त्रीय संगीत क्या है। शास्त्रीय संगीत गायन, वादन और नृत्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो तीनों उसमें उसका समावेश होता है। गायन आपका शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय या फिर लाइट, और इसी तरह वादन में भी केवल तबला नहीं होता है, सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन, इटीसी बहुत सारे तंत्र वाद्य हैं, सुशिर वाद्य हैं, अवनद वाद्य हैं, तो ये सारे वाद्य शास्त्रीय संगीत में आते हैं हमारे। अब उनको जो बजाने का, वादन का जो टेक्निक होती है, जो तकनीक होती है, उसमें अंतर होने से वो उपशास्त्रीय होता है। उसके बाद लाइट में, लाइट का नाम ही लाइट है, लाइट में अलग तरीके से बजाया जाता है, लाइट में हाथ आपका हल्का हो जाएगा। और वही सोलो शास्त्रीय बजाने में आपको बहुत ताकत होनी चाहिए। लाइट का जो तबला होता है वो हल्का होता है, जो तबला सोलो हम लोग बजाते हैं, आप कभी अवसर मिलेगा तो मैं सुनाऊंगी, तो बड़े मुंह का होता है, काफी चौड़ा होता है जो हम लोग लेते हैं, उसका मुख जो होता है तबले का दाहिने का, उसका काफी चौड़ा होता है, तो वो हमारा सोलो वादन में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सोलो शास्त्रीय एकदम अलग है और उपशास्त्रीय अलग है, जुड़ा उसी से है, बट जो बजाने और गाने का तरीका है वह बिल्कुल भिन्न है। तो आप लोग जब सुनेंगे, समझेंगे तो आपको अपने आप रुचि होगी। संगीत विषय ही ऐसा है कि कोई अनभिज्ञ भी श्रोताजन अगर आपके सामने बैठे हैं, मैंने बहुत मंचों पे प्रस्तुतियां दी हैं विभिन्न स्टेट में भी और शहरों में भी, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनको इंटरेक्ट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। वो धीरे धीरे ही आता है, जो अनुभव होता है आपका मंच से, उससे सीखते हैं। देखिए जाकिर हुसैन जी जो हमारे उस्ताद जी हैं,
मतलब सभी जानते हैं उनको। क्यों जानते हैं? बाकी का नाम क्यों आप नहीं जानते हैं? आनंदो चटर्जी जी का नाम आप क्यों नहीं जानते हैं? स्वपन चौधरी जी का नाम आप क्यों नहीं जानते हैं? उस्ताद इल्मास हुसैन जी का नाम क्यों नहीं जानते हैं? जाकिर जी के भाई फजल कुरैशी जी का आप नाम क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन पावर जो था उनका वो भिन्न था, सबसे उच्च श्रेणी का था। पब्लिक को इंटरेक्ट कैसे करें भाई? उनको इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। उसको आपको इंटरेक्ट करना है। तबला वादन आप प्रेजेंट कर रहे हैं या गायन प्रेजेंट कर रहे हैं, गायन की बंदिश को आपको पहले पब्लिक से, श्रोताजन, सुधीजन जो है उनसे इंटरेक्ट करना है। आकर्षण तभी उत्पन्न होगा। और जो प्योर क्लासिकल होता है उसको समझने के लिए तो देखिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, श्रोताजन भी उस तरह के होने चाहिए। तो मेरी ये प्रयास भी है कि मैं वर्कशॉप वगैरह भी मैंने निःशुल्क रखी थी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं था। आप आइए, कोई चार्ज नहीं है, जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लोग आके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फोन से प्राप्त कर सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या है, इसको सीखें और हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आप युवाओं को यही संदेश है मेरा। मैम, जैसा कि आपने बताया भारतीय सांस्कृतिक विरासत है शास्त्रीय संगीत, तो इसमें हमारे युवा कैसे आगे आए, उनमें रुचि कैसे बढ़े, इस विषय पे थोड़ा सा। देखिए, इसके लिए हम ही लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, युवाओं की मदद करनी होगी कि वर्कशॉप कराई जाए, कार्यशाला का आयोजन किया जाए और शुरुआत में कोई शुल्क ना रखा जाए। अगर रखा जाए तो ऐसा हो जो किसी को बर्डन ना लगे कि दे सके, ऐसा शुल्क रखा जाए, अदरवाइज ना रखा जाए। और मैं पूरा सहयोग करूंगी ऐसी कार्यशाला के लिए कि मैं बता सकूं। जब तक वो सुनेंगे नहीं संगीत गायन या वादन को, समझेंगे नहीं, रुचि तो तभी उत्पन्न होगी जानने और समझने के बाद। और जो चीजें मैंने बताई है कि हाँ क्या क्या होता है, इससे भी कुछ युवाओं को, जो लोग सुनेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी कि बहुत कुछ है। अभी तक तो मैंने जहां भी महसूस किया है लखीमपुर में कि विशेष रूप से तबला वादक को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये तो संगत का वाद्य, पर ऐसा नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी को 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तबला वादक ही थे वो। तो तबला अपने आप में बहुत वृहद विषय है और ऐसा नहीं है जो तबला बजाता है वो गाता नहीं है या वो नृत्य नहीं कर सकता है। तो मेरी तो विशेष इच्छा रही थी, शुरुआत में नृत्य पर ही बहुत ज्यादा फोकस था हमारा, लेकिन तबले में विशेष रुचि होने के कारण मैंने तबले में स्पेशलाइजेशन किया, उसकी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करी। और युवाओं को मैं फिर कहूंगी कि युवाओं के लिए यही किया जा सकता है, आप जितना जल्दी हो सके कराइए। मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि वो लोग जानेंगे तभी उनमें रुचि होगी। और ये बहुत बड़ी चीज है तबला गाना या शास्त्रीय नृत्य, जो सीख कर हमारी संस्कृति आगे बढ़ सकती है। और इसमें बहुत सारी ये भी होती है फेलोशिप वगैरह, जो वर्कशॉप होगी, डिटेल है, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो उसलिए मैं वर्कशॉप वगैरह जब होगी मैं बताऊंगी, और जितना हो सक रहा है मैं अभी भी बता रही हूँ कि काफी कुछ चीजें हैं जो युवा कर सकते हैं इसमें। मैम, वादन के साथ साथ आप नृत्य और गायन में भी अभिरुचि रखती हैं, तो मैम गायन से आप 2 पंक्तियां दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए, हाँ जी, देखिए गायन, वादन और नृत्य तीनों जब तक आपको नहीं आएगा आप किसी में स्पेशलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कि जैसे मुझे संबोधित किया जाता है कि वो तबले वाली मैम है उनको तो तबला ही आता है, जो पता चलता है। हमारे भी बहुत स्टूडेंट हो गए हैं यहाँ पे ईश्वर की कृपा से, तो वो सब बताते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए गाना और तबला और डांस सब कुछ जुड़ा है। जब आप गाना गाते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद आपका जब ताल पड़ती है, तबले पे थाप पड़ती है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सारंगी बजती है या सरोद बजता है, तो स्वरमंडली बजा दिया तो क्या लगता है कि एक बीट आ गई, आप झूमने लगते हैं, अपने आप झूमने लगते हैं ताल का जब अच्छा आता है। उसके बाद जब झूमते हैं तो वो क्या होता है, नृत्य की एक पोजीशन में आप आ जाते हैं। जब मैं तबला वादन करती हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा अपने आप बॉडी मूव करती है बोल के अकॉर्डिंग, तो वो नृत्य उसमें समाहित होता है। तो देखिए, मैं एक कुछ अलग चीज करना चाहती हूँ। गाना आपने बहुत सुना होगा और सुन भी सकते हैं। मैं एक ऐसी चीज करूंगी जिससे आपको तबले में विशेष रुचि प्राप्त होगी
होगी युवाओं को, ऐसी आशा है मेरी। देखिए जो बोल पढ़ते हैं ना वो ऐसे ही मुंह से नहीं निकलते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे बोलता है, क्लियरिटी आती है बाद में, ऐसे ही तबले में होता है। नन्हे नन्हे कदमों से हम चलते हैं उंगलियों के थ्रू तबले पर, तो वो जब बोलते हैं जिस स्पीड में, स्पीड को हमारे शास्त्रीय संगीत में लय कहते हैं, तो जिस लय में हम धीरे धीरे बोलते हैं फिर बढ़ती है, तो उसमें जो हमारी द्रुत गति होती है, एक द्रुत लय, उस लय में मैं कुछ सुनाना चाहूंगी आपको। देखिए 3 ताल, जो कि ज्यादातर सभी को पता होगी, उसी को लेती हूँ मैं। 16 मात्राएं होती हैं इसमें, मैं पढ़ देती हूँ। दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तिटिता 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 दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तिटिता 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 दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन तिटिता 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 दिदिकत दिदिकत दा दिदिकत दा दिदिकत दा दिदिकत दिदिकत दा दिदिकत दा दिदिकत दा दिदिकत दिदिकत दा दिदिकत दा कदा कदा दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिदिकत 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 ना दिदिकत 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 गिन्नड़ा ने दाती गई इंता दा कद कद गिन्नड़ा ने दाती गई इंता दा कद कद गिन्नड़ा ने दाती गई इंत दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। इसी प्रकार उस्ताद अहमद जान थिरकवा, ये हमारी पैतृक संपत्ति है जिसको संरक्षित और संवर्धित करने का मैं कार्य में लगी हुई हूँ। उस्ताद अहमद जान थिरकवा बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक बंदिश पढ़ रही हूँ। दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिटिता 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 की देता गिन्ने देता गिन्ने दे देता देता गिन्ने देता गिन्ने दे देता तगिन्ने देता गिन्ने देता गिन्ने दे देता दिन ना दिन दिन ना दिन दिन दा। देखिए उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी जो है ना, वो इस दुनिया में अभी नहीं है। वो फर्रुखाबाद के मेन कलाकार थे जिन्होंने उसमें चारों पट के तबला वादक, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, संगत और सोलो काफी चीजें होती हैं, उन्होंने सभी कुछ बजाया गया, सभी पे उनको उतनी ही कमांड थी। तो उनकी एक बंदिश को मैं पढ़ रही हूँ दोबारा से। दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिटिता तिटिता धागी तिटिता की तिटिता की तिटिता की तिटिता तिटिता की तिटिता तिटिता की तिटिता 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 की तिटिता दे तिटिता दे तिटिता की तिटिता तगिन्ने दे तगिन्ने दे देता तगिन्ने दे तगिन्ने दे तगिन्ने दे देता तगिन्ने दे तगिन्ने दे तगिन्ने दे दे दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिटिता तिटिता। एक बंदिश और पढ़ देती हूँ, बहुत कम समय में ही समाप्त कर दूंगी। वो उस्ताद हमारे जो हम उस्ताद बोलते हैं उनको, राधे श्याम गुरु जी को, तो उनकी बंदिश, क्योंकि वो जहां भी होंगे वो खुश होंगे जरूर सुनकर, तो उन्होंने मुझे सुनाई थी। सर्वप्रथम मैंने लखीमपुर में जब भी तबला सोलो किया तो उसको बजाया है उनके समय में। दे दे त्रिक दे तगिन दा 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 गिन दा गिन दा गिन कत दिक दिक कत दिक दिक कत दिक दिक कत गिन ना गिन दिक कत दा गिन दा गिन दा गिन कत दा गिन दा गिन दा गिन कत दिक दिक कत गिन ना गिन दे तगिन दे कत दान कत कत त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दा कत दान कत कत त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दा कत दान कत कत त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दा त्रिक दे तगिन दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिटिता तिटिता। देखिए ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी। एक फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोलों को पढ़ा, इसको पढ़ने में भी बहुत समय लगा है, तैयार करने में, और फिर यही बोल जो मैं पढ़ रही हूँ जब भी मौका मिलेगा कहीं तो मैं सुनाऊंगी। यही सेम प्रोनाउंस होता है। उस्ताद हमारे जो पंडित कहते हैं हिंदुओं में, किशन महाराज जी, मैं तो हिंदू ही हूँ लेकिन हमारे उस्ताद मुस्लिम रहे हैं जिनसे 5 से 6 साल मैंने सीखा है लखनऊ के, तो उस्ताद निकलता है मुंह से। पंडित किशन महाराज जी का कहना था, जो भी हमारी मतलब जो बोल होते हैं ना हमारे तबले के, वो उससे जुबान प्राप्त हो जाती है तबले को। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं फिर आप वैसा ही बजा पाएंगे तबले में। और जो हमारे गुरुजी हैं पंडित अनूप बनर्जी जी, जिन्होंने मुझे गंडा बांधा है, इलाहाबाद में है वो, तो उन्होंने, उनके जो गुरुजी थे लालजी श्रीवास्तव जी, सभी जानते हैं तबले के क्षेत्र में, तो उनका भी यही कहना था, जैसी पढ़ंत होगी वैसी बजंत होगी। मीनिंग मतलब जैसे पढ़ेंगे हम लोग वैसे बजेगा। तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत व्यापक है, इसको इसकी गहनता में जाने पे पता चलेगा। बाकी जो ऊपर की बातें हैं मैंने थोड़ी बहुत शेयर करी, और कार्यशाला वगैरह आयोजित होगी तो मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगी इस विषय पर। तो आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति संवर्धन में अहम योगदान दे रही डॉक्टर रुचि रानी जी को, जो कि तबले से पीएचडी भी हैं
और यूं ही आप हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको नगर की शख्सियत से यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।